तो हाथी अपने ससुर को भी दिया। तो इस तरीके से सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था? कॉर्नेलिया। ठीक है। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। और अपने अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया हुआ था। तो चंद्रगुप्त को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? वही वाला फिर कल जो बोला हुआ था, बाहू तुम बोलो तो बाकी वाला बात जो है वो भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाई थी? पाटलिपुत्रा। कौटिल्य जो चाणक्य जो थे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो था वो किससे संबंधित था? राजनीति से। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया था? सल्लेखना विधि से। सल्लेखना विधि क्या होता है? हाँ, यानी कि ये एक नेचुरल डेथ होता है जिसमें वो अपने आप को भूखा रखते हैं, यानी व्रत में चले जाते हैं, उपवास में चले जाते हैं। बायो का एक टर्म्स है विंटर में ना, एक हार्बिनेशन होता है। ठीक है। जो विंटर वाले में जो विंटर वाला एरियाज होता है, विंटर वाले एरियाज में जितने जो जानवर लोग रहते हैं वो ठंड से बचने के लिए या खाने की आपूर्ति अगर कम हो रही है तो उन्हें वो ऐसा मानते हैं कि अगर हम नींद में चले जाएंगे तो हमें भूख नहीं लगेगा। तो इस वजह से वो लंबा सोने के लिए चले जाते हैं। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? हार्बिनेशन। अब वही कंडीशंस अगर, या हाइबरनेशंस, वही कंडीशंस अगर गर्मी में होता है तो क्या कहते हैं उसको? वो तो विंटर में होता है। तो हाइबर या हाइबरनेशंस जो भी होता है वो किस में होता है? विंटर में होता है। यही अगर गर्मी में होता है तो क्या होता है? डिजर्ट्स में भी बहुत सारे ऐसे हैं ना, फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, लिजार्ड है, वो लोग भी जाते हैं। उसको कहते हैं एस्टिवेशन। ठीक है। जो गर्मी में जाते हैं वो एस्टिवेशन, और जो सर्दी में जाते हैं उसको हाइबरनेशन। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद कौन आता है? बिंदुसार। कौन आते हैं इसके बाद? बिंदुसार। कितने ईस्वी में? 298 ईसा पूर्व में। ठीक है। ये दूसरा सबसे महान नहीं, दूसरा सबसे महान भी कह सकते हैं, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अशोक जो है वो इस वंश का सबसे महान शासक था। उसके बाद बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत कम दिन तक ही शासन किए हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने एक रूपरेखा तैयार कर दी हुई थी, जिसका सपना कौटिल्य ने देखा था अखंड भारत का, उसकी एक रूपरेखा इन्होंने तैयार कर दी हुई थी। ठीक है। बोलिए। हाँ, लगभग कह सकते हैं। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन भी जो है वो विशाख दत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस है उसी में किया गया हुआ है। उसके बाद 298 ईसा पूर्व में कौन बैठा? बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? इनका बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो उस समय का शासक कौन था? बिंदुसार था। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो उस समय शासक कौन था? बिंदुसार था। और तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा गया था? और अशोक को और उसकी बेटी नहीं, अशोक को और नहीं, सुसीम को। ठीक है। अशोक और सुसीम को जो था वो उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया हुआ था। ठीक है। वो विद्रोह कहीं भी होता है तो वहां विचारों में मतभेद होता है। ये मैंने एक दिन और बताया था राहुल, कि क्या होता है ना कि मान लीजिए हमारा और आपका अगर विचार मैच नहीं कर रहा है, हम लोग अगर एक जगह है, तो अब मान लीजिए अभी इंडिया में अगर मान लीजिए यहाँ के जनता का अगर सरकार के विचारों से मैच नहीं करेगा तो वो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट का मतलब ही क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। और जब यही चीज दूसरे के साथ होता है तो क्या हो जाता है? वो लड़ाई होता है। अब मान लीजिए हम लोग इंडियन है तो हम लोग पाकिस्तान का विद्रोह तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान में जाके तो विद्रोह नहीं ना कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो होगा वो क्या होगा? लड़ाई होगी। ठीक है। चाहे वो दोनों तरीके से हो सकता है। लड़ाई के लिए भी वेपन के साथ भी लड़ाई होता है, बिना वेपन का भी लड़ाई होता है। यानी क्या होता है? इसमें एलिगेट किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, जिसको हम लोग कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर यही घर में अगर होता है तो क्या करते हैं? प्रोटेस्ट अगर करते हैं तो विद्रोह होता है। लेकिन घर में भी लड़ाइयां होती है। ठीक है। आपने बहुत सारा देखा होगा, 1947 में भी हुआ था अपने यहाँ भी, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के समय, या जिस समय में 1905 में कर्जन के द्वारा जब भंग आया था, बंगाल विभाजन लाया गया हुआ था, तो उस समय में भी हुआ था। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? सिविल वॉर कहा जाता है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सिविल वॉर कहते हैं। तो किसको भेजा था बिंदुसार ने? सुसीम और अशोक को। बिंदुसार के दरबार में एक यूनानी राजदूत आए हुए थे, उसका नाम क्या था? टाइमेकस।
क्या नाम था उसका? डायमेकस। चलिए थोड़ा रिकैप करते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन राजदूत थे? मेगास्थनीज। बिंदुसार जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, शैव का एक पार्ट था आजीवक संप्रदाय का। चलिए तो फिर ये बता दीजिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे आजीवक संप्रदाय के? मोखली गोसाल। आज लगातार मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य 3 पीढ़ी तक रहे, अशोक का भी रहे, बिंदुसार का भी रहे और चंद्रगुप्त का तो थे। पाटलिपुत्रा को एक और मेगास्थनीज ने एक नाम दिया पाटलिपुत्रा को, एक नया नाम दिया पाटलिपुत्रा को। वो नाम क्या था? पालीब्रोथा। क्या था? पालीब्रोथा, ठीक है। अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कौन हुए? अशोक। कब आए अशोक गद्दी पर? 269 BC में, ठीक है। अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? पुराण में क्या मिलता है? अशोक वर्धन। पुराणों में क्या मिलता है? अशोक वर्धन। कौन से पुराण में मिलता होगा? वायु पुराण। ये भी याद रखना है क्योंकि वायु पुराण जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था। हाँ, वो अभिलेखों में मिलता है। अभिलेख में इसका नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय या फिर देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। अशोक के समय में अशोककालीन जो मौर्य था उसके साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। कितने प्रांत में बेटा? 5 में। कौन कौन सा प्रांत था? उत्तरापथ, उसके बाद पूर्वी प्रांत या उसको प्राच्य कहा जाता था, या अवंती, दक्षिणापथ और कलिंग। सबकी राजधानी अलग अलग थी। उत्तरापंथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, ठीक है। उत्तरापंथ तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद पूर्वी का क्या था? दोनों का प तो पूर्वी का पाटलिपुत्रा। पूर्वी का कहाँ था? पाटलिपुत्रा। उसके बाद औ था अवंती उज्जैनी, ठीक है। अवंती का क्या हो गया? उज्जैनी। उसके बाद दसु था, दसु मतलब क्या हो गया? दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, ठीक है। उसके बाद कातो था यानी कलिंग, कहाँ से था? तोसली। कलिंग का क्या था? तोसली। आज की स्थिति तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, MP में। सुवर्णगिरी कहाँ है? कर्नाटका में। कहाँ है सुवर्णगिरी? कर्नाटका में। तोसली कहाँ है? ओडिशा में। अशोक के समय में जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनका काम जो होता था अग्रमात्य होता था। जो अमात्य होते थे वो क्या हो गए थे? अग्रमात्य हो गए थे। अग्रमात्य मतलब क्या होता था? सम्राट का मुख्यमंत्री और उसका सपोर्टिव यानी उसका सहायक भी वही होते थे। कौन होते थे? अग्रमात्य, ठीक है। महामात्र होता था जो क्या क्या देखता था? एडमिनिस्ट्रेटिव देखता था, प्रशासन के विभिन्न विभागों का वो अध्यक्ष हुआ करता था। उसके बाद राजुक होता था जो प्रांतीय स्तर पर सबसे ऊंचा अधिकारी होता था। युक्त या युक्तक होता था जो रेवेन्यू ऑफिसर होता था, राजस्व संग्रह करता था। उसके बाद प्रादेशिक होता था जो एक प्रदेश का हेड होता था। प्रदेश मतलब एक जिले का हेड होता था, ठीक है। अब अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा और कब पढ़ा? हाँ, कब? 1837 में। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक ने कलिंग विजय किस वर्ष की हुई थी? ठीक अपने, हाँ ये याद रखना है, ठीक 8 साल के बाद उसने कलिंग विजय किया हुआ था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली, ठीक है। तोसली कहाँ था है अभी वर्तमान में? तोसली अभी वर्तमान में कहाँ है? हाँ, तो उड़ीसा, ठीक है। कलिंग किसके लिए जाना जाता था? हाथियों के लिए। कलिंग किस लिए जाना जाता था? हाथियों के लिए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वां शिलालेख। अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वां शिलालेख में, ठीक है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहां पे? कालसी में। कहां पे? उत्तरांचल में कहां है स्थिति? कालसी में। मैंने बताया था ना, जो इसका स्तंभ लेख 3 स्तंभ लेख अपने बिहार में है। अरेराज, नंदनगढ़, लौरिया, ठीक है। कहानी भी बताया था। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? तू इस पे डिस्कस भी किया था कल। अशोक ने नेपाल में एक नगर बसाया था, ललित पतन, ठीक है। पतंग नहीं, पतन, ललित पतन, ठीक है। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा घोष अपनाया था? धम्म घोष। तो कलिंग युद्ध से पहले अशोक ने कौन सा घोष अपनाया था? भारी घोष,
कलिंग युद्ध से पहले क्या था? भारी घोष। अब इसके बाद क्या हो गया? वो धम घोष का समर्थक हो गया। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ये एकदम इंपॉर्टेंट है, रोमनीदेयी अभिलेख। कर संबंधी कौन सा अभिलेख संबंधित है? रोमनीदेयी अभिलेख। ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किसका पूजक था? शैव धर्म का। किसका पूजक था? शैव धर्म का। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक ने किससे ली? उपगुप्त से। किससे ली? उपगुप्त से। और चंद्रगुप्त ने किससे ली थी जैन धर्म की दीक्षा? रौनक बताइए आप लोग। तो एक सिंबल हुआ। अच्छा भुजा नहीं, तो हम तो दे रहे हैं, आपको हिंट्स दे रहे हैं। अच्छा अभुजा क्या था? भद्रबाहु। ठीक है। मौर्य वंश का शासन कितने दिनों तक रहा था? 137 वर्ष तक। और अंतिम शासक कौन हुए? बृहद्रथ। कौन हुए अंतिम शासक? बृहद्रथ। अशोक के माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। क्या था? शुभद्रांगी। अब धीरे धीरे याद आ रहा है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्रियों को भेजा। क्या नाम था? या फिर महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? प्राकृतिक या फिर ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है। बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? शिलालेख अशोक के समय में आया था। टोटल संख्या कितनी है इसकी? 14। ठीक है। चाणक्य का नाम पता ही है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की गई है? मैकियावेली का लिखा हुआ एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंस। ठीक है। तो उसकी का कंपेयर इंडियन अर्थशास्त्र से। किससे किया गया है? अर्थशास्त्र से। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? 4 बार विशाखदत्त। ठीक है। जो अशोक का जो शिलालेख है, जो जूनागढ़ वाला शिलालेख है, वो कहाँ पे है? सौराष्ट्र में। कहाँ पे है? सौराष्ट्र या गिरनार में। ठीक है। लिपि जो इसका है, सिर्फ दो ही ऐसा शिलालेख है बेटा जिसमें खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। बाकी सब में ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। खरोष्ठी वाला कौन सा है? साम। क्या है? साम मतलब क्या हो गया? सहवाजगढ़ी और दूसरा है मानसा। सहवागढ़ी और दूसरा मानसेरा। ये 2 ऐसे अभिलेख है जिसको खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। याद रखिएगा कौन सा? साम। ठीक है। साम से सौ से क्या हो जाता है? सहवाजगढ़ी। और मौ से क्या हो जाएगा? मानसेरा। ये दोनों सिर्फ खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हुए हैं। बाकी जितने भी इसके शिलालेख हैं वो सारे के सारे किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में। ठीक है। 2 ही लिपि, ब्राह्मणी या खरोष्ठी का था। नहीं, अलग। ठीक है। अब देखिए, ये पहले देख लेते हैं ये कहाँ है? सहवाजगढ़ी कहाँ है? पेशावर में। और मानसेरा कहाँ है? हजारा में। ठीक है। ये दोनों जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जो 2 ही अभिलेख पाकिस्तान में है वो दोनों कौन सा है? वही साम है, सहवाजगढ़ी और मानसेरा। यही 2 जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, ये दोनों अभी के समय ये कहाँ पे पाए गए हैं? कहाँ पे गया है? पाकिस्तान में। बाकी सब इंडिया में है। जूनागढ़ कहाँ है? गिरनार सौराष्ट्र में। उसके बाद धौली कहाँ है? पुरी में, उड़ीसा में। ठीक है। कौन सा? सौराष्ट्र। गुजरात। उसके बाद फिर धौली है जो पूरी उड़ीसा में है। कालसी है, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है। उसका जगह है कहाँ है? ये उड़ीसा में, गंजाम में। ठीक है। सुपरा है, थामा। सुपरा की लिपि क्या है? तो लिपि है कहाँ है? थामा में है। इसको ढूंढा गया हुआ था 1882 में। क्या बेटा? थामा सौराष्ट्र में। उसके बाद मानसेरा हजारा पाकिस्तान में। उसका किला भी है जो हैदराबाद में है, ये भी ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक है। अब अशोक ने किस किस को भेजा था? पता है? महेंद्र और संघमित्रा, जिसके पुत्र पुत्रियां थी, उसको भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका। ठीक है। वही थे प्रचार करने के लिए। उसके बाद है मध्यांतिक है। मध्यांतिक कहाँ भेजा था? कश्मीर और गंधार। ठीक है। हाँ होगा।
उसके बाद सोन और उत्तरा, ये सुवर्ण भूमि में गए प्रचार करने के लिए। उसके बाद ना रिलेटिव रिलीजियस हो जाता है, रक्षित उत्तरी में, धर्मरक्षित पश्चिमी में, महारक्षित यवन में, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में, और महादेव को मैसूर में। कहां पे महादेव? मैसूर। सौंदरानंद की रचना, सौंदरानंद एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी? अशोक घोष ने की थी। किसने की थी? अशोक घोष। की थी सौंदरानंद की। ठीक है। रांची सांची स्तूप जो है वो किसने बनाया था? किसने भी नीचे भी बनवाया, सारे अशोक ने बनवाया। ठीक है। मौर्य से पूर्व मगध के शासक कौन थे? कितना बार ये क्वेश्चन आता है? मौर्य से पहले नंद वंश था और घनानंद था ना, घनानंद को हरा के बना था। तुम पहुंच गई पुष्पभूति में, शुंग वंश में। कौटिल्य ने किस भाषा में शासकीय रचना की थी? संस्कृत में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री क्या कहलाता था? पुरोहित। दोनों के बीच में जो था घनानंद वो भोग विलास में निपुण हो गए हुए थे। उसी समय में अलेक्जेंडर ने भारत विजय के लिए की घोषणा की थी 329 में। अब कंडीशन हो गया हुआ था कि ये ऐसा भी पता नहीं वो और ये प्रजा थे, और प्रजा एक चिंतक होने के नाते उन्हें ऐसा दिखाया गया कि उन्हें समझाने के लिए होने की बात उन्होंने की थी। लेकिन घनानंद उस समय में बहुत पावरफुल था, पावरफुल बहुत नासिक काल विनाशिक, ऐसा नहीं था पावरफुल नहीं था, पावर बहुत ज्यादा उसके पास में था, बहुत मतलब सशक्त सम्राट था उस समय में। अगर वो चाहता तो वो अलेक्जेंडर को हरा दिया अलेक्जेंडर को। घनानंद इतना विशाल साम्राज्य लेके बैठा हुआ था, उन्हें हरा सकता था, लेकिन क्या वो विलास में वो डूबा हुआ था। उससे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। तो कौटिल्य को ऐसा लगा कि अपने प्रांत को अगर बचाना है तो यूनाइट करना होगा और सशक्त किसी को राजा को लाना होगा जो राज्य के बारे में सोचे। तब उन्होंने किसको लाया था? चंद्रगुप्त को। कलिंग विजय का वर्णन किस लेख में है? शिलालेख में है 13वां में। ठीक है। वो कहाँ है? वो 13वां वाला धौली में। धौली कहाँ है? उड़ीसा में। वहीं पे कलिंग भी है। साधारण क्या थी? पाली। पाली। क्या था? मौर्य में शिक्षा का सर्वाधिक प्रचलित स्थल कौन सा था? तक्षशिला। एकमात्र शिक्षा का था। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? अशोक। ठीक है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। परिशिष्ट पर्वन। ठीक है। परिशिष्ट पर्वन। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोलवा में। मौर्य का राजकोषीय वर्ष महीना जो होता है किस महीने में स्टार्ट होता है? अखाड़ से। हिंदी अपना लोगों का चैत्र से। अप्रैल से हाफ अप्रैल हाफ मार्च। अभी जो अपने पृथ्वी चल रहा है। चलिए, पाटलिपुत्र में चलकुट का महल मुख्यतः किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का। ठीक है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? ऐसी भूमि जिससे आय प्राप्त हो। ठीक है। किस लेख में यह साबित होता है कि चलकुट का प्रभाव पश्चिमी भारत में फैला हुआ था? रुद्र दमन का जो जूनागढ़ लेख है उस पर चलता है। वैसे स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया कौन सा है? भाब्रो। क्या है? भाब्रो। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। ठीक है। अब यहाँ पे जो शिलालेख है 14 शिलालेख है। पहला शिलालेख है जिसमें क्या क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख है जिसमें क्या क्या है? पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। पहला में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है। पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा का वर्णन किया गया हुआ है। ठीक है। तीसरा में क्या किया गया है?
तीसरा में क्या किया गया है? हाँ, इसमें युवक या राजूक या प्रादेशिक एक्सेट्रा को ये आदेश दिया गया था कि आप हर 5 साल के बाद निरीक्षण करने के लिए जाएंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है। चौथा क्या किया गया है? घेरी घोष की जगह पे धर्म घोष की का इस्तेमाल किया गया है। पांचवा में क्या किया गया है? धर्म महामात्रों की जगह महापात्रों की धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई है। ठीक है। छठा में क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है, आप नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। किसमें? छठा में। सातवां में क्या किया गया है? सभी संप्रदाय के बीच सहअस्तित्व और आत्मसंयम या मानसिक शुद्धता का बात किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम। किसमें? आठवां अशोक तीर्थ यात्रा का उल्लेख है बेटा। आठवां में जो है वो तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, और सातवां में क्या किया गया है बेटा? वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। मतलब क्या? सभी धर्मों का सत्कार कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। ठीक है। नौवां में क्या किया गया है बेटा? सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार की बात कही गई है। 10वां में क्या किया गया है? उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचे, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी करप्शन फ्री। ठीक है। उसके बाद 11वां में क्या किया गया है? धर्म को महिमा प्रदान करना, धर्म की प्रशंसा अनुशंसा करना, धर्म में सहयोग करना और धर्म की शिक्षा प्रदान करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये किसमें है? 11वां में। हाँ, 12वां में क्या गया है? इसमें स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति की गई है, इसका व्यवस्था किया गया है। 13वां में क्या है? ये सबसे लंबा अभिलेख है, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन इसी अभिलेख में मिलता है, और अशोक का हृदय परिवर्तन भी इसी अभिलेख में दिखता है। इसी अभिलेख से ये भी पता चलता है। 14वां क्या है? धार्मिक जीवन बिताने के लिए लोगों को प्रेरित करना, उसकी अनुशंसा करना, इसके ऊपर फोकस किया गया है। पहला क्या था? पशु बलि की निंदा। पहला क्या था बेटा? पशु बलि की निंदा। दूसरा क्या था? पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा। पहला क्या था? पशु बलि की निंदा। दूसरा क्या था? पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था। तीसरा क्या था? निरीक्षण करना, यानी जितने भी उच्चायुक्त थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, उन लोगों को क्या आदेश दिया गया था कि हर 5 वर्ष उपरांत आप निरीक्षण कीजिए और अपने धर्मों का प्रचार कीजिए। चौथा में क्या था? भारी की जगह धम्म घोष को अपनाया गया था, या उसकी घोषणा की गई थी। पांचवा में क्या था? महामात्रों की नियुक्ति। किस क्या था? महामात्रों की नियुक्ति। याद रखिएगा, पांचवा महामात्रों की नियुक्ति और 12वां स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है। छठा कौन सा था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टैब करना, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में था। सातवां कौन सा था? वसुधैव था। आठवां कौन सा था? यात्रा वर्णन था। नौवां कौन सा था? सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार को अपना। 10वां कौन सा था? कि जो ऑफिसर्स थे उन्हें क्या आदेश दिया गया? वो प्रजा के हित की सोचे। 11वां कौन सा था? धर्म की प्रशंसा की अनुशंसा करना। 11वां कौन सा था? 10वां था उच्च अधिकारियों का आदेश। 11वां था धर्म की प्रशंसा अनुशंसा। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 13वां में कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन। 14वां में सभी को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना। क्या है उसमें? क्या दिया हुआ है 12 में उसमें? हाँ, रहता है। उसके बाद अर्थशास्त्र में सूत्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आर्य का। ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई क्या कहलाते थे? सड़क निर्माण ऑफिसर, जो सड़क का निर्माण करते थे, सड़क बनाते थे। ठीक है, सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था गुप्तचरों को? गूढ़ पुरुष। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, इसने ये किसने कहा? मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। 7 भागों में। ये जिसको कहते हैं 184। इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र शुंग ने। किसने किया था? पुष्पमित्र शुंग। इसका उपासक और संरक्षक था ब्राह्मण का। ठीक है, ब्राह्मण। ये भी याद रखिएगा, भारत में
पहला ब्राह्मण या पहला ब्राह्मण राजा क्षत्रिय के अलावा जो राजा हुआ है वो पुष्पमित्र शुंग ही हुआ है। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य है वहां से। शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन हुआ था? वसुमित्र। कौन हुए थे? वसुमित्र। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। कहाँ थी राजधानी की? विदिशा। ठीक है, वसुमित्र और यवन सेनापति मेनांडर के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? सिंधु नदी पर। किस नदी पर? पुष्पमित्र शुंग का सेनापति कौन था? पुष्पमित्र शुंग किसका सेनापति था? किसको हटा के राजा बने थे? मॉडर्निस्टी का अंतिम राजा कौन हुआ था? बृहद्रथ। इसका मतलब है पुष्पमित्र शुंग जो किसके सेनापति थे? बृहद्रथ के। हाथी गुम्फा भी किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल। ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा आया? शुंग वंश। उससे पहले कौन सा आया? नंद वंश। ठीक है, नंद मौर्य शुंग, कंफ्यूज मत करो। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? गजानन। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पमित्र शुंग। ठीक है, ये मौर्य के बाद आया। ठीक है, ये कौन से धर्म से संबंधित था? ब्राह्मण। शुंग वंश का सबसे चौथा प्रतापी राजा कौन हुआ? वसुमित्र। इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा। इसकी राजधानी विदिशा। वसुमित्र और यवन सेनापति मेनांडर के बीच किस नदी पर लड़ाई हुआ था? सिंधु नदी पर। पुष्पमित्र शुंग जो थे वो किसके सेनापति थे? बृहद्रथ के। किसके सेनापति थे? बृहद्रथ के। पुष्पमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? कलिंग नरेश खारवेल ने। कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से, इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, यहाँ कुछ वंश है लेकिन जैसे जैसे वंश वैसे नहीं। ठीक है, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि जो थे वो क्या होता है? एक समय रहने वाले। क्या होता है? मतलब एक समय में रहने वाले। पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा था? पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। ठीक है, भरभूत और सांची के स्फूर्तों का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शुंग काल में। किसने करवाया था? शुंग काल में। निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। पुनर्निर्माण किया शुंग काल में। ठीक है, उसको देख रेख में जीर्णोद्धार देखिए, तालाब है, तालाब के चारों तरफ आपने अपना वो क्या करें ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है? सातवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता था? राजकुमार को कुमार कहा जाता था। सातवाहन के राजकुमार जो थे उनको कुमार कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान और जागीर देने की प्रथा किसके समय में शुरू हुई? सातवाहन के समय। किसके समय में हुई? सातवाहन। अब सवाल उठा है कि सातवाहन का संस्थापक कौन था? सेमो। चलिए, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक। ठीक है, काड़ी के चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? सातवाहनों ने। काड़ी का जो चैत्य है उसका निर्माण किसने करवाया? सातवाहनों ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? देवभूति। कौन हुआ था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने कर दी? कर्ण वंश के वासुदेव थे, उन्होंने देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में कर दी। कर्ण वंश के जो संस्कृत हुए वो कौन हुए? कर्ण वंश के वासुदेव। उन्होंने किसकी हत्या कर दी? देवभूति की। तो देवभूति की हत्या करने के बाद उसने क्या किया? कर्ण डायनेस्टी को लाया, यानी कर्ण वंश को लाया। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन हो गए? वासुदेव। ठीक है, अब देखिए हमने शुरू से किया वंश की शुरुआत और अंतिम राजा पता है आप लोगों को। शुरुआत कौन थे? महापद्म। अंतिम कौन से थे? गणानंद। उसके बाद आया मौर्य। मौर्य की शुरुआत कौन थे? अंतिम कौन थे? बृहद्रथ। इसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश की शुरुआत किसने किया? पुष्पमित्र शुंग। और अंतिम कौन सा था? देवभूति। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा आ गया? कर्ण वंश। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव।
कब? 73 ईसा पूर्व में। कब किया हुआ था उसने? 73 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इस तरीके से कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव बने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। कब किया हुआ था? 60। क्या चीज? अभी कहां से? अभी तो बीसी चल रहा है। हाँ, लेकिन कुषाण आ जाता है। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? सातवाहन नरेश हलाल ने, ठीक है। ये हाल लिया हुआ है, हलाल है, इसी को सालीवाल भी कहा जाता है। क्या है? सालीवाहन, ठीक है। सालीवाहन भी याद रखिएगा, इनका नाम क्या था? सालीवाहन, ठीक है। इससे हॉल है, हॉल ने की थी, किसकी रचना की थी? हॉल ने गाथा सप्तशती की। किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती की। सातवाहन कौन हुआ है? गौतमी पुत्र कौन है? गौतमी पुत्र सकनी। गौतमी पुत्र कौन सी उपाधि लेकर गए थे? वेनाकटक स्वामी का। गौतमी सकनी कौन सी उपाधि हासिल किए थे? वेनाकटक, ठीक है। नागार्जुन किसके समकालीन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी के, ठीक है। रुद्रदामन कौन थे? ये शक राजा थे। कौन राजा थे? ये शक, ठीक है। उसके बाद आता है शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वशिष्ठपुत्र पुलमावी के साथ। किसके साथ हुआ था? पुलमावी। पुलमावी कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिणा पथेश्वर की। किसकी उपाधि? दक्षिणा पथेश्वर की। उसका मीनांडर कौन था? अभी हम लोगों ने मीनांडर के बारे में पढ़ा था। किसके साथ? वसुमित्र और मीनांडर के बीच में लड़ाई हुआ था। यवन सेनापति था। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। कौन था मीनांडर? कौन था? कौन था मीनांडर? यवन सेनापति। कौन सा मीनांडर? यवन सेनापति। भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? डेमोट्रियस। कौन था पहला? डेमोट्रियस। डेमोट्रियस अपने पिता की स्मृति में कौन सा नगर बसाया था? यूथ्रेनिया। कौन सा नगर बसाया था? यूथ्रेनिया। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन हुए? यही इंडो ग्रीक या हिंदी यूनानी है। या भारत से शासक वाला शासक था कौन था? इजली आ जाएगा। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोंदो फर्नेस। कौन था? गोंदो फर्नेस। भारत में कुश वंश की स्थापना किसने की थी? कुशल कड़फिसेस ने। किसने की थी? कुशल कड़फिसेस ने। इसी में सबसे प्रतापी राजा हुआ है कनिष्क। कनिष्क कब राजा था? 78 ईस्वी में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर या पुरुषपुर। हम बोले हमने ईस्वी। अब आ जाइए, ठीक है बेटा। कुषाण वंश जब करता है तो ईस्वी बिगिन हो जाता है। चौथा वंश की हुआ था इसी के समय में, कनिष्क के समय में 98 में 103 डेथ गया। इसमें 203 हुई है, 90 हुआ है। इसलिए कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? मथुरा। कौन सी? मथुरा। कश्मीर विजय के बाद इन्होंने वहां पे कनिष्कपुर शहर बसाया था। इसके बाद कश्मीर विजय के बाद इन्होंने कौन सा शहर बनाया? कनिष्कपुर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? चीन विजय। चीन को पराजित किया उन्हें, ठीक है। चौथी समिति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में इसी की अध्यक्षता में हुई थी। अध्यक्षता नहीं, शासन काल में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अध्यक्ष? राहुल। कनिष्क के समय में चौथा संगीत हुआ है, शासन काल में 98 ईस्वी में। उस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। वसुमित्र ने। कनिष्क बौद्ध धर्म कौन सी शाखा का अनुयायी था? बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित था, हीनयान और महायान। तो जो कनिष्क थे वो कौन से महायान शाखा से थे? चौथी संगीति में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? महाविवाह शास्त्र। क्या लिखा था? महाविवाह शास्त्र। कनिष्क की मूर्ति कैसी है? सैनिक वेशभूषा वाला। मथुरा से प्राप्त जो उसकी मूर्ति है वो कैसा है? सैनिक वेशभूषा वाला। कनिष्क के दरबार में महादास कौन रहता था? अश्वघोष। कौन रहता था? अश्वघोष। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के समय में, ठीक है। अश्वघोष ने क्या लिखा है?
बुद्ध चरित्र या सूत्रालंकार या सूत्रालंकार, बौद्ध चरित्र यानी बुद्ध का चरित्र, ठीक है, किसने लिखी है? अशोक घोष ने। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। नागार्जुन की रचना की थी माध्यमिक सूत्र की रचना, और अशोक घोष ने किसकी रचना की थी? बुद्ध चरित्र या सूत्रालंकार, ठीक है। महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी? महाविभास सूत्र वसुमित्र, ठीक है। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक, जो चरक संहिता लिखा था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संरक्ष। कौन था? कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? अशोक घोष ने। भारत आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये याद रखिए, नागार्जुन को भारत आइंस्टीन किसे कहा जाता है? सिद्धांत भी दिया हुआ है, मतलब ये अलग टाइप का था, वो वाला नहीं। इनकी पुस्तक भी थी ना नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र। कौन सिनेमा में ना वही ना, हाँ। मतलब इतनी प्रतिभा आप कैसे छुपा के रखते हैं बाबू ने अंदर? कहीं मार्केट में जाकर प्रतिभा बेच के नहीं आते हैं क्या? महंगा है या कोई लेना नहीं चाहता? ट्राई किए हैं? ओ, कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? देवपुत्र। कुषाण शासकों सातवाहन के राजकुमार को क्या कहा जाता था? कुमार। कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? देवपुत्र। कुषाण में मृत शासकों की कहा जाती थी, मंदिरों में। वो महानतम नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कौन थे? कुषाण काल में जवान मूर्ति कला की शैली किसका मिश्रण था? भारत और ग्रीक यानी यूनानी शैली का। सातवाहन समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? शीशा के। सोने की सिक्का किसने दिया? डोगरी। शीशे का, हाँ, अगर अभी होता तो क्या होता? नहीं, वही काम करता। किसने किया था? यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानी द्वारा। भारतीयों के महान ऋषि किसने आरंभ किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषि मार्ग काम किया किसका? ऋषि सिल्क रूट। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन का हुआ? शक संवत के समय में 70 ईयर में, इसलिए वो 70 ईयर पीछे जो आप बोले। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण के समय में। किस समय में? कुषाण वंश के संस्थापक इस वंश के शासकों ने प्रणाली का प्रयोग किया शकों के द्वारा। किसने किया था? शकों के द्वारा। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? शक। भारत में प्रथम सैनिक व्यवहार लाया गया किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? बृहत कथा की। किसकी रचना की थी? गुणाढ्य ने बृहत कथा की रचना की थी। किस समय में? सातवाहन नरेश हाल के समय में। हाल के समय में और कुछ हुआ था? क्या हुआ था? बताओ क्या हुआ था? हाल और भी किसी चीज के लिए हाल पर है ना? सातवाहन राजा था हाल, जिसने क्या किया? गाथा सप्तशती की रचना की थी। क्या की थी? गाथा सप्तशती